बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन जहां पर कल मंजूर हुआ पार्लियामान से एक बिल, उसकी आज ऐवान बाला से भी मंजूरी ले ली गई है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 का जो शिक थी 60 और उसके साथ साथ 104, उन दोनों में तरामीम मंजूर कर ली गई हैं और अब सदर ममलिकत के दस्तखत होना बाकी हैं, जिसके बाद ये कानून बिल जो है वो बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। लेकिन आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दिए जाने के हवाले से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था उसका रिव्यू फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया इस ज़िमन के अंदर कि जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट पास किया है पार्लियामान ने, अब एक तरफ रिव्यू की दरख्वास्त जो है वो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे चुकी है, चंद अराकीन खुद दे चुके हैं जो मुतासरीन में से थे, और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी चला गया। रिव्यू की समाअत होने से पहले ही इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी मंजूर हो गया, जिस ज़िमन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अदालत से रुजू किया। अब देखना यह है कि अदालत जिस ज़िमन के अंदर समाअत कब करती है। इसके बाद 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों के ऊपर किसका हक है, ये अब क्वेश्चन मार्क एक लगा हुआ है। और इस क्वेश्चन मार्क पे हुकूमती तर्जुमानों के बयानात और हैं, हुकूमती इत्तेहादियों के बयानात और हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात और हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टैंड और है। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना है। और आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अडियाला जेल में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि वीडियोज़ जारी की जाए 9 मई की, और अगर उसमें मेरी पार्टी के किरदार हुए तो मैं खुद उनको सज़ा दिलवाऊंगा और उन्हें पार्टी से बाहर निकालूंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि माफ़ी मैं क्यों मांगूं, मुतासरीन में से तो मैं हूं, तो इसलिए मुझसे माफ़ी मांगी जाए। फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की बात तो मैंने इसलिए की थी मुल्की हालात को देखते हुए, और अगर कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता तो फिर मैं भी नहीं करूंगा। अब मुल्की सियासी सूरत हाल जो है वो किस ज़िमन को गामजन है और किस तर्ज के ऊपर होगी। बांग्लादेश की सूरत हाल से बहुत कंपैरिजन किया जा रहा है। हमारे इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो भी, और ऐसे रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है वो भी कंपैरिजन कर रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने क्या गुफ्तगू की है वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए, फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में आइन की नफी हुई, एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप ने की। आप इक़्तिदार में आ गए, अवाम के वोट से आए, आपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए आपने इलेक्शन रिग करने शुरू कर दिए। एक इलेक्शन रिग किया, पिछले साल जो इलेक्शन हुआ उसमें वहाँ पर क्या हुआ वो फरवरी 8 की याद भी खत्म कर देते हैं। वहाँ मईशत भी बेहतर है, वहाँ पर बिजली भी सस्ती है, वहाँ पर रोजगार के मौके भी हैं। लेकिन जब आप अवाम की राय को दबाएंगे, अवाम की राय की नफी करेंगे, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ। चंद मिनट के नोटिस पर मुल्क से भागना पड़ा। इसमें हमारे लिए बहुत से सबक है। ये सबक उस तारीख को जरूर देखें कि बांग्लादेश में तकरीबन हमारे बराबर का मुल्क है, वही सियासी कल्चर है, वही सब बातें हैं। हम आज से 50 साल पहले तक मुल्क भी हमारा एक था। इसलिए ये हम सब के लिए बड़ा लम्हा फिक्री है कि कल अगर नौजवान सड़क पर आ गया अपनी नाइंसाफी के खिलाफ, रोजगार के मौके न मिलने के खिलाफ, मुल्क में हर किस्म के अदम इस्तेहकाम के खिलाफ, तो आप क्या करेंगे? आज 70 साल के बाद हम कहाँ पर खड़े? इस सबको सोचने की जरूरत है, साहिब इक़्तिदार को, साहिब इख्तियार को। राना साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू, क्या अब्बासी साहब के ऊपर भी कोई लेबल लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। किस किस पे लेबल लगाएंगे यासर, मुझे ये तो बता दो, किस किस पे लगाएंगे? कौन कौन ऐसा शख्स है जो ये बात नहीं कर, कहाँ कहाँ से ये आवाज़ नहीं उठ रही, किस टीवी चैनल पे प्रोग्राम इस पे नहीं हो रहा, कौन कौन सा सियासतदान है जो बात खुल के नहीं कर रहा? हुकूमत के अंदर लोग कर रहे हैं बामजबूरी, वो टीवी पे आके नहीं करते, लेकिन अपनी निजी महफिलों में ये बात कर रहे हैं, गली मोहल्लों चौकों चौराहों में जहाँ बैठते हैं वो ये बात करते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान में इतना डिस्कस हो रहा है, श्रीलंका उतना डिस्कस नहीं हुआ, कीनिया उतना डिस्कस नहीं हुआ जितना बांग्लादेश डिस्कस हो रहा है। जब बांग्लादेश की हुकूमत के उल्टने, जब बांग्लादेश में होने वाले मुजाहरे, जब बांग्लादेश में मुजाहिरीन की तरफ से कामयाबी, ये सारी चीज़ें मीडिया पर चल सकती है, जब ये सारी चीज़ें मीडिया पर ओपन होके आ सकती है, जब यहाँ इन तमाम चीज़ों पर आके तमाम सियासतदान बात कर सकते हैं, तो फिर मुझे बता दें इस पर बात करना अगर जुर्म है तो अब तक फिर अगर तो ये तहरीक इंसाफ में होते ना शाहिद खकान अब्बासी, तो अब तक तो अता तारड़ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते और तलाल चौधरी साहब का भी बयान आ गया होता
और 7-8 होर जो दूर दूर फिरते हैं वो भी बयान आ गया। आप समझते हैं ये वो हड्डी है और यही चीज़ अगर देखें, ये इससे पहले ये बात की है हाफिज नईम साहब ने, याद है आपको? जी जी, सबसे पहले उन्होंने बात की। क्या हाफिज नईम साहब को पकड़ लिया 3 दिन पहले? क्या हाफिज नईम साहब को पकड़ लिया? उनके साथ तो मुज़ाकरत की आज, उनके साथ तो आज मुज़ाकरत का दौर हुआ। तो मुझे बताएं, ये सिर्फ सारी सख्तियाँ जो है ना एक सियासी जमात के लिए हैं, ये सारा कुछ एक सियासी जमात के लिए है। उस सियासी जमात के अलावा अगर आप कहें कि किसी और के लिए है तो ऐसा नहीं है। अब इस पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा शख्स है जो ये बात नहीं कर रहा? कौन सा ऐसा शख्स है जो ये नहीं कह रहा कि यार ऐसा हो सकता है? देखें, शाहिदा खान अब्बासी ने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब वहाँ बिजली नहीं जाती थी, वाकई नहीं जाती थी, वहाँ की माशियत बेहतर थी, बाकी बेहतर थी। अगर आप काटेंगे नहीं तो मैं, अगर आप इजाज़त दें प्रोड्यूसर साहब, काटेंगे नहीं तो हम खुल के बात कर लेते हैं ना टीवी पे, अगर आप दिखा सकते। तो वहाँ पर ये एक चीज़ थी कि आपने अवाम की मंशा के मुताबिक अवाम के हकूक़ को सलब किया, अवाम के वोट की ताकत को आपने ख़त्म किया, आपने जबरन सियासी कैदी बनाए, आपने सारा कुछ वो किया जो नहीं आपको करना चाहिए था। उसका नतीजा क्या निकला कि चंद तलबा निकले, चंद से फिर कितने बन गए, सिविल सोसाइटी साथ मिल गई, सियासी लोग साथ मिल गए, और आज के दिन तक का ये आलम है कि आज के दिन तक फैसला वो हो रहा है जो मुजाहिरीन कर रहे हैं, फैसला वो हो रहा है जो मुजाहिरीन कहते हैं। आप ये नहीं हो रहा कि जनाब आप चले जाएं और आपको बताएं कि एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है, बहुत बड़ा प्रेशर था हसीना वाजिद के लिए कि जनाब नहीं उसके बाकियात को वहाँ पे रहने दें, नहीं रहने दिया जा रहा ना। ऐसे ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी आ रही है सामने जिसकी इतला जिसे ऐसे लोगों की रिहाइयां भी आ रही हैं जिनके बारे में कहा गया था कि ये बाहर सूरज कभी नहीं देख सकेंगे। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है। और आप कहें, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ ये हो नहीं सकता ना कि बर्फ़बारी हो किसी करीब इलाके में और उसकी ठंडक जो है वो किसी और इलाके में ना पहुँचे, तो ये पहुँचती है। बात यह है कि कुछ हो या ना हो, मैं आज फिर कह रहा अल्लाह ना करे मेरे मुल्क में ऐसे हालात हों, अल्लाह ना करे कोई ऐसे मामलात हों, लेकिन अल्लाह ने तो करम करना ही करना है। जो हुक्मरान बैठे हैं इन्होंने क्या करना है? मुझे बता देना, बिजली का मसला हल हुआ? आज जमात इस्लामी के कल हमारे प्रोग्राम में कहा गया था कैसर शरीफ साहब ने कि मुज़ाकरात में कुछ निकलेगा या फिर हम एक ऐसा ऐलान करेंगे जिसके बाद सब कुछ हो जाएगा। मैं सारी देर टीवी देख के ही बैठा रहा। वो कहते हैं कि मरी रोड से मरी रोड से डी चौक तक वो कल मार्च कर रहे हैं। जब करेंगे ना मार्च, फिर आपने मुझे बताना भी है। अगर करेंगे तो अच्छी बात है, तो इसका मतलब है फिर अगर वहां पे भी किसी ने ना रोका तो फिर गलते एनजी है ना। आपको मुझे पता है आप इसको बुरा बनाएंगे मेरी इस बात को, लेकिन फिर बात तो ऐसे ही है ना। फिर तो जो लोग कह रहे हैं फिर वो बात उस तरफ जाती है जो आज एमकेएम ने भी कही है। क्या कहा एमकेएम ने, पता है ना आपने? उनका अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है, उन्होंने सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। आज एक हुकूमती ज़िम्मेदार ने भी कहा कि ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। तो मैं तो नहीं कह रहा, ये सारी बातें तो हुकूमत के अंदर से हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हुकूमत के अंदर से निकल रही हैं, हर चीज़ हो रही है। भाई जब आप मुझे एक बात बता दें, आज आप कह रहे, पहले आप कहते हैं तलाश गुमशुदा का इख्तियार दिया है कि मुज़ाकराती टीम कहाँ पे है। आज उस टीम ने मुज़ाकरात भी कर लिए, सारा कुछ हो गया है। जमात इस्लामी अगर बांग्लादेश की बात करे तो ठीक है, अगर शाहिदा खान अब्बासी बात करे तो ठीक है, और अगर ये बात कोई और शख्स कर ले तो उस पर आप FIR दे दें। फिर आप कह दें कि जनाब नहीं, किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। यासर साहब, अगस्त और सितंबर, इनको इस महीनों को बड़ा एहतियात से देखने वाले ये महीने हैं। इन महीनों में ऐसी सियासी तब्दीलियां होंगी। देखें, आज आलिया हमजा रहा होगी जी, तो अदालत ने रिमार्क्स क्या दिए उनके लिए, कहां से पुलिस आई हुई थी लेने कि फलां तारीख तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यही कहा ना जी। तो फिर आप एक बात ज़हन नशीन कर लें, एक बात लिख के रख लें कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हालात कोई उस तरफ नहीं जा रहे। ये क्या कैसा मुल्क है यार जिसमें एक आईनी अदारा है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काफी दिन बाद जब एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का एक हिस्सा करता है और PTI की नशिस्तें जो है, जिन लोगों ने लिखा था कि यहाँ पे पंजाब में इतने, KPK में इतने, जनाब सिंध में इतने और वफाक में इतने, उनका नोटिफिकेशन जारी कर देता है।
और उसके बाद एक नजरसानी अपील पे चला जाता है। इलेक्शन कमीशन किस तरह नजरसानी अपील पे जा सकते हैं? आज तक ऐसा हुआ है? फिर उन 2 जजेस साहिबान को भी चाहिए नजरसानी अपील में चले जाएं, जनाब हमारा ये नहीं है। फिर सबको नजरसानी, एक तरफ हुकूमत नजरसानी अपील में जाती है, दूसरी तरफ आइन को तब्दील कर देती है, उस तरमीम कर देती है उसमें, आइन में कह रहा हूं, उस इलेक्शन एक्ट में। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है जनाब कि ये हम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें भी कोई याद दिलाता नहीं 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 आप भी एक नजरसानी अपील में चले जाएं, वो भी चले जाते हैं। क्या है यार, खेलो इस मुल्क के साथ। हक है आपका, हक है। और भी कोई पीछे रह गया है, कोई छुपा हुआ है, उसे भी लाओ। कोई महकमा रह गया है जिसे नहीं करना? जनाब पास्को के एक ऐसे अफसर जिस पर बदतरीन इल्जामात थे, उनको बेहतरीन जगह पे पोस्टिंग दे दी गई। ये है मेरा मुल्क। आप मुझे बता दें, चले दुबई लीक्स आई थी जी, कुछ बना? यहाँ पे पैनामा लीक्स का नहीं बना यार, छोड़े ना, दुबई लीक्स का कुछ बना नहीं। यार अब तो इतने नेक साले, इतने कमाल के लोग यार इक़्तिदार में हैं, क्या कुछ बना? गंदम स्कैंडल का कुछ बना? अवाम का मकबरा बना। बस इतना ही है ना। मैं तो चाह रहा था कि राना तौसीफ अफजल साहब आए, मैं उनसे पूछूं। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में वादा किया था। फिर वो आपके एक दोस्त बलोच साहब जो है, उन्होंने भी इसी प्रोग्राम में वादा किया था। फिर कैसर शेख साहब ने भी इसी प्रोग्राम में वादा किया था। मैं तीनों से पूछूं कि क्या बनाया आपने? आप तो ये रख रहे हैं कि ये अवाम आपके लिए फूलों के हार लेकर आए? आप तो ये रख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अवाम बोले भी ना? आप तो ये रख रहे हैं कि एहतजाज हो भी ना? और आप कर क्या रहे हैं? महंगे बिल, महंगी बिजली, महंगी गैस, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। अब तो कबर टैक्स भी लग गया। उनमन्ना भी सहन कोई नहीं जाएगा। आज मार्केट के अंदर मेडिसिन, मिर्गी की मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है कि गोली मिल नहीं रही। उल्टी की गोली नायाब हो गई है, उल्टियां रोकने की गोली जो है। सर दर्द की गोली नहीं मिलती, ब्लड प्रेशर की गोली नहीं मिलती। हम कह रहे हैं जनाब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। यहां बैठ के एक चार ये कागज 5-6 आप दे दे हमें, किसी तरफ से दिला दें हमें, आप भी रख लें, मैं भी रख लूं, और बैठ के हम सरपाल लिया करें। जनाब बल्ले बल्ले जी, बहुत अच्छा हो गया जनाब, वजीर आजम ने, मैं कहना कमाल कर देती जनाब, जनाब वजीर आला ने भी कमाल करती जनाब, फलाने वजीर दी तो टोर ही बड़ी चंगी से, ये पढ़ के हम घर चल जाए करें। और यही अवाम भी सुन ले, मत एहतजाज कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन पोजीशन पे हैं। क्या यार, बात करो तो इस पे क्या लग जाएगा, बात करे तो इस पे क्या लग जाएगा? सानू नुकरे लाया जो हो रही करना जे, पूरी कौम ने इस पासे लाया जे। कब तक लगे रहना? कब तक लगे रहना? उस वक्त तक जब तक हमारा वो कहते ना पंजाबी मिची नहीं निकल जाती, उस वक्त तक हम लगे रहेंगे। मुझे मैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 सवाल है, उन्होंने 7 मुतालबात रखे, मेरे उनसे 10 सवाल है। क्यों आप एहतजाज करने गए, धरना देने गए इस्लामाबाद, आप कौम की आवाज मान के गए बिल्कुल, अब आप दे रहे हैं पेशावर ने फैसला करना है। दूसरा धरना आप दे रहे हैं पंजाब ने फैसला करना है। फिर आप दे रहे हैं सिंध ने फैसला करना है, बलोचिस्तान ने फैसला करना है। और धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि कमेटी पा रहे हो, तो कर क्या रहे हैं? नहीं, क्या चाह रहे हैं? यानी वो मैं नहीं चाह रहा, वो कहते हैं कि मरकजी धरना मैं नहीं चाह रहा। इन्होंने कहा था, आप कल के प्रोग्राम के क्लिप्स निकालिएगा, निकालेंगे हम कल कि जनाब इन लोगों ने किस किस जगह पे क्या क्या कहा था। इस्लामाबाद जा रहे हैं, धरना देंगे, इतने दिन में मुतालबात मंजूर करवा के आएंगे, और कमेटी बोलती है। नहीं, इस्लामाबाद का मरकजी धरना तो वो कहते हैं कि हमारा जारी रहेगा, वो मनसूख करके तो दूसरे शहरों में थोड़ी देर। मरकजी धरना जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। लेना कहां से? वजीरे खजाना से कोई मुज़ाकरात हुए हैं? आज मुज़ाकरात में कौन कौन था? मोहसिन नकवी साहब से मुज़ाकरात उनके हुए हैं यार, वो वज़ीर दाखिला हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आज पैगाम रसानी के लिए किसी ने तो काम करना होता है ना राना साहब। तो ये उथे दाल चौल वाला एक बड़ा मशहूर है, सुने, और वो सारे सियासतदान दाल चौल खान आते हैं, सुना है उसका बड़ा अच्छा तल्लुक। क्या चाहते हैं कि खत्म कर दें धरना?
और यार अवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। मैं सब ये कहता हूँ, सारी सियासी जमातों से मैं कह रहा हूँ, मेरी जमात इस्लामी से बड़ा गहरा तल्लक है, बड़ा गहरा तल्लक है। लेकिन मुझे अफसोस होता है, अब लोग भी सवाल करना शुरू हो गए हैं। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, अब लोग सवाल करते हैं। आप ले जाए ना ज़रा एक माइक को, तो कल इस चौक पे चले जाते हैं, जाके पूछते हैं कि आपको इस्लामाबाद धरना करेंगे, किधर है भाई, है भी धरना, चले कल ये सॉल्व करवाते हैं। भाई आप पुरअमन रहकर पुरतशद्दद धरने की, पुरतशद्दद सियासत की कभी सपोर्ट नहीं की। पुरअमन रहकर आप बात तो कर सकते हैं ना, पुरअमन रह की चीज़ें तो मांग सकते हैं ना। वैसे हमारे मुल्क में पुरअमन रह की चीज़ें मिलती नहीं। सड़क के किनारे बैठे तो फकीर को कोई पैसे नहीं देता, अगर सड़क के दरमियान में बैठ जाए तो फिर फकीर को भी पैसे देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम हमें बेवकूफ़ ना बनाए, जो भी सियासी बात है। अच्छी बात है, नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बनने को तो हम तैयार होते हैं। वो हम इसलिए तैयार होते हैं, हम इतबार कर लेते हैं। हम इतनी जल्दी इतबार करते हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। हम देखते हैं ना, हाजी साहब है तो असी कहने हाजी साहब ने सानू बिल्कुल पुल तो कटाना है, इन्हीं सानू जन्नत च लैके जाना है। पता लगे हाजी आप 1.5 करोड़ का फ्रॉड करके दसे है। चले इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसी सहाफ़ी जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे, बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आगाही हासिल करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल जानते हैं कि अगर बांग्लादेश की मईशत को देखा जाए, मुआशी मंजरनामे को देखा जाए, तो वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर। तो फिर ये एहतजाज इतनी तवालत कैसे इख्तियार कर गया कि जिसने हुकूमत का तख्ता पलट दिया। और अब जो नए नज़रियात हैं, नए नज़रियात के मुताबिक पुराने कैदियों की रिहाई भी देखने में आ रही है। तो अब नई बनने वाली हुकूमत किस हद तक मुस्तहकम होगी, किस हद तक देरपा होगी, और जमहूरी जो मुस्तकिल सेटअप है वो कब तक तश्कील पा जाएगा, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बांग्लादेशी सहाफ़ी मोहम्मद कमरुज़्ज़मान साहब ने। मोहम्मद कमरुज़्ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमरुज़्ज़मान साहब, अभी की जो सूरत हाल है बांग्लादेश की, हालात किस हद तक कंट्रोल में हैं? क्योंकि हमें ख़बरें ये मिलती हैं कि हालात कंट्रोल में नहीं है, लोग जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन ये असम्बली डिज़ॉल्व होने के बाद और वज़ीर आज़म के चले जाने के बाद इस वक्त हालात सारे अमनो अमान की सूरत हाल में है। Thank you. Actually, the people were in a very suffocating state in the last 15 years. Though Sheikh Hasina claimed that she came to power for the fourth consecutive term through a democratic election, but actually there was no fair election in the last 15 years. And she ruled the country with iron hands. And she was considered worldly by the people as an autocratic ruler. So people were in a suffocating state, as they couldn't even post on social media freely. They couldn't say anything, couldn't criticize the government. So people were ready to get relief from that state. So now people are so happy after this transition, after the toppling of Sheikh Hasina by a very popular student movement. But now there are some problems in the country. For example, after the August 5 revolution and fleeing the then Prime Minister Sheikh Hasina, there is no traffic police on the streets. So students are actually working now. And the students are even performing as traffic police, and they are cleaning the roads. So it's a very tremendous development, that students are determined to develop this country. And they have, though they don't think that politicians do all these things, and they are now preparing. And through this revolution, there is a mental preparation of the students, and the feelings grown among the students that this country is there.
there is no place of corruption, there is no place of autocracy, autocratic regime. So a fair democratic system must be prioritized here, and the government must be transparent, honest, and any dishonest means will not be allowed by the students in the next time. कमर साहब, आप समझते हैं कि एक मुनसफाना इलेक्शन, अच्छा इलेक्शन और एक बड़ी अच्छी हुकूमत आनी चाहिए, तो क्या ऐसा आता हुआ नजर आ रहा है? Please repeat the question again. कंवर साहब, अभी आपने जो मालूमात फराम की कि तलबा ने कंट्रोल हासिल किया हुआ है, सारा कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है और बहुत खुश हैं वो, तो क्या अभी एक ऐसी हुकूमत आ रही है कि जो देर पा होगी? Actually, now people want. In the last 15 years, they didn't even exercise their voting rights. So there was no democracy in the country. So people now think that after the interim government led by Nobel Peace Laureate Dr. Muhammad Yunus, there will be a level playing field, and the election would be held as soon as possible in a free, fair, and credible manner. And all the political parties will join in that election. And then the representatives elected by the people will run the country in a fair way. But the interesting issue is that a sense among the politicians have grown that if they try to do something bad or anything, extremism or anything, students will be the main bar against them. So a student will play a very significant role like a watchdog in case of any bad motives by any quarter in ruling the country in the next, in future. आप समझते हैं कि आइंदा, आपने जिस तरह बताया है कि आइंदा आने वाले वक्त में, आइंदा जो भी आने वाला वक्त होगा, इसमें तलबा हुकूमत में अच्छी पोजीशन पे होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे? People are ready. Actually, it takes time because there were anarchies everywhere. For example, the police department or all departments, election commission, even judiciary, there were huge nepotism and corruption by the Sheikh Hasina administration. And even there is a very dangerous report published by some newspapers of the country that even in police department, there were 80,000 Indian citizens in the, who were recruited in the last 15 years, hiding their identity. So कंवर साहब आप क्लेम कर रहे हैं बहुत बड़ा कि 80,000 तो सिर्फ पुलिस अफसरान हैं जो भारतीय ने याद हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिर कुली तौर पर रिफॉर्म्स करनी है हर डिपार्टमेंट में? जब आप जुडिशरी को भी कहते हैं कि वो करप्ट है, जब आप पुलिस को भी कहते हैं वो करप्ट है, जब आप दीगर इदारों को भी कहते हैं, अभी कोटा सिस्टम की ये आवाज़ उठी थी, तो इसका मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ के जो इदारे हैं, तो क्या ये कुली तौर पर रिफॉर्म होनी? Yes, I'm just telling that. So the interim government led by Dr. Yunus have huge challenge ahead of them to make amendment in these all sectors for making a level playing field. And even it's very interesting that though some people, for example, the son of the ousted Prime Minister Sheikh Hasina, he is now claiming that there is attacks on Hindus or there is incident of attacking on Hindu temples. But interestingly, students along with other general people, they are guarding all the Hindu temples in the countries, whole parts of the countries, and even there is reports that something by the supporters of ousted Prime Minister, they may do something bad, and so that they can accuse the students or those who are now running the country to make chaos. Actually, Indian hegemony that was established in the last 15 years, this is the main challenge now to make the country free of that challenge. That there are many people in many sectors who are actually Indian citizens, so they will try to continue anarchy in the country. So
army and other administration who are now trying to reshuffle peace and tranquility in the country. They are also understanding it, then, and they're also trying to make a reshuffle in all sectors so that the country returns to peace and tranquility, all enjoy their equal rights, and a field for a free, fair and credible election is ensured. So it may take time. कमरजमान साहब हालदा हसीना वाजिद साहिबा यहाँ से चले गई हैं भारत ने उन्हें दे दिया पनाह, इंडिया में उनको पनाह मिल गई है। तो अब बांग्लादेश के लोग जो इनसे तंग थे, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो इनसे तंग थे, अब उनका भारत के हवाले से क्या रद्द अमल है? Actually, Sheikh Hasina, if Sheikh Hasina was caught and she could not flee, maybe many issues came to the light where the people of Bangladeshi people who are already very much fed up with India, so many information may come out. So people's feelings, anti-Indian feelings may be grown more. That's why there is prediction or assessment by many analysts that India very quickly picked Hasina and took her to their country, though they are not hosting Hasina for a long, because Hasina herself is now toxic to India, so India will not ready to take her, who is now actually have no value to India, because whatever India wanted to take has already taken. So now Hasina is valueless and her position in the country have been down. So just to hide those information, maybe India took her very quickly. This is the assessment, and this is very logical also. Qamar, is it true 29 dead bodies found of Awami League leaders or family members? No verified court confirmed it. It's actually the different social media. There is this type of information. So without proper investigation or verified sources, actually I can't ascertain on this issue. अच्छा कमर, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि हसीना वाजिद कहाँ जाएंगी? अभी कहा यह जा रहा है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात जा सकती हैं, फिनलैंड जा सकती हैं, बरतानिया ने और अमेरिका ने तो माजरत कर ली है, तो किस जगह का उनका रुख होगा और उस मुल्क के साथ बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं क्या वो मुतासिर होंगे? Actually, really it's now very much challenging for her, because the whole world saw how Sheikh Hasina administration tried to cool down the very popular student movements. They down the internet services, all sorts of internet services, and there are allegations or reports of brutal crackdowns on the night. And there are also information or reports or even many predictions that huge number of people have been killed, and even many people are claiming to conduct a survey on the educational institutions in capital Dhaka, especially Mohammadpur, Jatrabari, Uttara, these areas where there were crackdown throughout the whole night, so that the real figure of a student's killing can come out. So this is well circulated through social media and mainstream media also. So now in this moment, the popularity of Hasina is very down and almost zero. So no country will take the risk to shelter her, to gain the discontent of the people of this country, because this is a globalized world. So everything is clear to everyone. So she is now actually a burden for anyone, any civilized country, even for India. That's why it will be very much challenging for her to take a permanent shelter to any country. उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के हालात जो हैं वो मामूल के मुताबिक आ जाएं, जमहूरियत वहाँ पे परवान चढ़े और आवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जाएं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कमर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, जिस तरीके से मोहम्मद कमरुज़्ज़मान ने ब्रीफ किया है, आपने आवाम की आगाही के लिए बता दें कि इलेक्शन कमीशन उनका
वहाँ की जुडिशरी, वहाँ की पुलिस, वहाँ का तालीमी निज़ाम सारे का सारा करप्ट ज़दा। फिर वो ये भी कहते हैं कि 80 के करीब लोग जो हैं वो उठाए भी गए जिन्होंने शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ बोला। अब वो कहते हैं पॉपुलैरिटी उनकी ज़ीरो हो गई है, कोई मुल्क रिस्क नहीं ले सकता। तलबा के मुताबिक वहाँ पे सारा कुछ लग रहा है जैसे आप अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ सर। बांग्लादेश की मैं क्योंकि मैं आपका थॉट क्लियर कर दूँ, अभी कमरुज़्ज़मा ने जो बातें की है मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ, वो बांग्लादेशी साफ़ी हैं, पाकिस्तानी साफ़ी नहीं है। अच्छा, वो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, वो इस वक्त कह सकते हैं, इस वक्त कह सकते हैं, इस वक्त कह सकते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक मीडिया के ऊपर दबाव था, उनके मुताबिक सारा कुछ था। उन्होंने बहुत कम तादाद बताई है जो सियासी कारकुन थे जिन बोलने वालों को। आपको पता वहां पर तो 3 अफराद की जबान काटी गई थी। ये जो नाहिद इस्लाम है, ये जो लीड कर रहा है, इसको उठाया गया, मारा गया और मुर्दा समझ के छोड़ दिया गया पुल के नीचे। वो फिर से जिंदा हुआ, उन्हें हो जा जिंदा होया कि उन्हें इन्होंने मुर्दा कर छड़े। वो देखें लीड कर रहे हैं, उसके मुताबिक असम्बली दलील। ये है कि जब फिर आप बात करते हैं ना कि किससे मुनासबत और क्या क्या होने जा रहा है, तो मैं हम नहीं बोलते उस पर। बात है कि बांग्लादेश के अंदर बोलना जुर्म था, लिखना जुर्म था, सियासत करना जुर्म था और हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज करना भी जुर्म था। कौन सा एक ऐसा डिपार्टमेंट था? आज मैंने बल्कि एक सोशल मीडिया में फुटेज देखी जिसमें राह के बहुत से लोग जो है वो जा रहे हैं वहाँ से और भाग रहे हैं, और उनको किस तरह प्राइवेट तैयारों में ले जाया जा रहा है। अब वो जिस तरह बता रहे हैं कि इंडियन वहाँ पे नजात जो थे 80,000 पुलिस एहलकार थे। आपने वो एक फुटेज देखी थी ना कि एक स्टूडेंट्स खड़ा हो गया था, उसको गोली मारी, फिर उसको गोली मारी। बस ये सारी चीज़ें जो है ये तो अब क्लियर हो गया। इलेक्शन कमीशन का अगर वहाँ पे अमला बेहतर होता, इलेक्शन कमीशन बेहतर होता, तो जो इलेक्शन हुए ऐसे इलेक्शन होने थे। यहाँ पे फार्म 47 है, वहाँ पे फार्म 247 है, तो आज 247 है ना। वो डॉक्टर यूनुस ने कहा ही है, आज उन्होंने कहा है जी भारत अपने इरादे बेहतर करे। ये जो रॉ की मिली भगत के साथ आपने यहाँ पे इलेक्शन करवाए थे, उससे आप बाज आ जाएं। इसी बुनियाद के ऊपर वहाँ पे तब्दीलियाँ हुई, वहाँ पे हुई, वहाँ पे बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, बहुत से एयरपोर्ट से पकड़े गए, बहुत से लोग जो हैं वो खुफिया जगह से भागते हुए पकड़े गए। माजी के ब्रिगेडियर जनरल जो थे, साबिक अमीर जमात इस्लामी, उनके बेटे जो थे वो 8 साल कैद के बाद रिहाई पाए। अंदाजा लगा लें वो उनका जुर्म क्या था कि जमात इस्लामी के एक शख्स के बेटे थे। ये जुर्म था ना, ये जुर्म। तो ये जुर्म जो था वहाँ पे कितने लोगों के साथ किया गया आप सोच नहीं सकते। तो ये किसी भी जगह पे होगा ना ऐसा, तो एक ना एक दिन तो लावा फटेगा, एक ना एक दिन। हालात जिस तरफ को भी गामजन हो, गुफ्तो शुनीद बेहतरीन हल होती है कि आप अपने मर्तबे से थोड़ा आएँ, बैठ के तहम्मुल मिजाजी से सोचें, दिमाग को थोड़ी देर सुकून में रखें, फिर सोचें और फिर कलाम करें। वो जब कलाम होगा तो वो जहन और दिल के माबैन होने वाली गुफ्तगू के बाद का होगा, जो अगले मुस्तकबिल को देखने के बाद का होगा। फिर बेहतरी का कोई रास्ता निकल सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा हुकूमती स्टैंड, हुकूमती इक़दामात, हुकूमत की इंटेंशंस, ये मुआशी मंजरनामे पे किस हद तक असरअंदाज होगी और पॉलिटिकल केओस, ये ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले दिनों हुकूमत वक्त को जो मशवरा दिया था कि डायलॉग कर लेने चाहिए, वो डायलॉग इस वक्त की किस हद तक अहम ज़रूरत है या शायद ज़रूरत बन चुके हैं, या उसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है और इस ज़िमन के अंदर कोई अपना किरदार अदा कर सकता है कि जब माहौल में बहुत ज़्यादा तलखी पनपने लगे, जब लोग एक दूसरे से मुतनफ़र होने लगे, जब पोलराइजेशन का जो है वो माहौल बनने लगे और उसी में लोग परवान चढ़ने लगे, तो जो जहनी बलूगत है वो उस हद तक नहीं पहुंचती कि आप सियासी सतह पे उस हद तक का सोच सकें। तो इस ज़िमन के अंदर सियासतदानों को किरदार अदा करना होता है कि अवाम को वो मंजरनामा दिखाया जाए, और वो मंजरनामा सिर्फ इसी सूरत में दिखाया जा सकता है जो बाहमी मुशावरत के बाद का हो। लेकिन अगर बंटवारा हो तो वो बंटवारा किसी को भी फायदा नहीं दे सकता। तो इसी मौजूदा सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब ने। मौला बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अभी आप देखें जमात इस्लामी का धरना जारी, जमात इस्लामी ने कल डी चौक जाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 अगस्त की उन्हें इजाजत नहीं मिली, उन्होंने 13 अगस्त का ऐलान कर दिया कि 13 अगस्त को हम जलसा करेंगे, और वो नासिर बाग में दे दें, मीनार पाकिस्तान में दे दें या कहीं भी दे दें। पार्लियामान फैसला करती है, वो अदालतें नहीं मानती, अदालतें फैसला करती हैं, पार्लियामान नहीं मानती। ये जो हफ्ज़दा माहौल है, इससे निकलने की सूरत कौन सी है?
देखें, पूरी दुनिया में ऐसी सूरत हाल कहीं कभी कहीं पैदा होती रही है, लेकिन उस मुल्क के, दुनिया के उन ममालिक में जो सियासी क़यादतें होती हैं वो बड़े तदब्बुर और वतन परस्ती का सबूत देती हैं और वो टेबल पे आ जाती है, बातें करती हैं कि भाई ये बहरान एक पार्टी से हल करने का नहीं है, तो आओ मिलजुल कर बहरानों से निजात दें और लोगों को खुशहाल जिंदगी हो जब मिल जाए। लेकिन यह ऐसा नहीं है। हम कभी भी नहीं भागे बातचीत से। सख्त इख्तिलाफात के बावजूद भी चेयरमैन ने ऐलान किया, मेरे चेयरमैन ने, कि हम बात करेंगे पीटीआई से, हुकूमत से बात करते हैं, हम उनकी बातों को मानते हैं। लेकिन यहां बदकिस्मती है, जो कहता है मैं पावर हूं, असल मालिक मैं हूं, वो बात करना नहीं चाहता सियासतदानों से। और मुझे घिन आ रही है, खुदा की कसम है, ऐसे सियासतदान बयान नहीं देते। देखिए, मैं आज आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की फौज है, वो हमारे मुश्किलात में मददें करती रहती है, हम उनसे मदद लेते रहते हैं, कोई अचंभे की बात नहीं उनसे बातचीत करना। लेकिन जिस अंदाज से खान साहब बात करते, वो सियासी लोगों को जेब नहीं देती। हमने कब कहा कि अफवाज से बात नहीं हो सकती? जरूर बात होगी, पहले हुई है, भुट्टो साहब के जमाने हुई है, बीबी के जमाने हुई है, बाद में होती रही है। लेकिन ये खान साहब का रवैया कि मैं उन्हीं से करूंगा, ऐसा जुमला ये गलत है, ये सियासी जुमला नहीं है। नंबर 2, वो कहेंगे नहीं हमारे अभी कोई बातचीत का नहीं है, हमारी पॉलिसी आज भी वही है। ये गिरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अपनी सियासी लोगों से बातचीत होगी, सियासतदान आप सब साथ होंगे तो आप में वजन होगा आपकी बात में और आपको सुना जाएगा। मौलाना बख्श साहब, सियासी लोगों से बात करने का टास्क दिया गया हुआ है, जो एक जमात, जो एक इत्तेहाद बना है, उसमें अचकजई साहब को और महमूद खान अचकजई साहब की बहुत से लोगों से मीटिंगें भी हुई हैं, और फिर महमूद खान अचकजई साहब ही कहते हैं कि उनमें निकल कुछ नहीं रहा। देखिए, मैं बताऊं, महमूद खान अचकजई एक संजीदा जिम्मेदाराना किरदार अदा करने वाले और खुद भी बड़े संजीदा सियासतदान है, पाकिस्तान के बड़े कदावर सियासतदान हैं और तमाम पार्टियां उनका एहतराम करती हैं। अगर वो बाकायदे संजीदगी से करते, जरूर अंदर कोई चक्कर है। ऐसे नहीं है कि बहरान से निकालने के लिए अचकजई साहब किरदार अदा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने उनको किरदार दिया हुआ है उनमें कहीं लचक है, उनमें की संजीदगी नहीं। ऐसा है, आए दिन देखें, एक दिन खान साहब एक मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं ये हम नहीं कह रहे, फिर दूसरे दिन एक बात करेंगे, फिर उसके अगले दिन कहेंगे नहीं ऐसा हम नहीं कह रहे, हम तो और जाएंगे। अब ऐसा अगर रवैया होगा तो अचकजई साहब क्या करेंगे? उनको अपनी भी तो पगड़ी बचानी होगी। ऐसे किसी गड्ढे में तो नहीं कूदेंगे कि वो पूरी सियासत को अपने को दागदार कर दें। लेकिन क्योंकि जो उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं पीटीआई वाले, वो संजीदा नहीं है और वो संजीदगी में सियासतदान से बात करेंगे नहीं। उन्होंने ऐलान कर दिया है हम इन हुक्मरानों से तो बात करेंगे नहीं। भाई, हुक्मरान सियासी लोग हैं, इस वक्त वो बैठे हैं, बातचीत तो वही करेंगे। लेकिन फिर सियासतदानों से बात नहीं करेंगे तो किससे? पीपल्स पार्टी से बात नहीं करूंगा। भाई, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करोगे तो किससे करोगे? अब आप चाहते हो वो उंगली आपको फिर मिले। मैं कहता हूं खान साहब से, खान साहब अब वो उंगली गई, अब वो उंगली नहीं मिलेगी। अब उंगली मिलेगी सियासी लोगों की, अपने दोस्तों की। उनसे बातचीत करें, बैठें, मसाइल करें। मोबे वतन और ताकतवर वही कौमी रहबर होता है जो मुल्क को बहरान से निकाल ले, और आप बहरान से निकाल नहीं रहे हो, उनको मजीद बहरान में फंसा रहे हो। मौलाना बख्श साहब, क्या आपको लगता है कि इस वक्त आप जिनके इत्तेहादी हैं और जो वफाक पे इस वक्त बराजमान हैं, वो इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं, या उनकी अब तक की पॉलिसीज या इलेक्शन के बाद की वो सही समत को गामजन है? देखिए, मैं इत्तेहादी नहीं हूं उनका। हम उनकी मदद की है हमने जमहूरियत को चलाने के लिए। जो खान साहब ने बहरान पैदा किया, एक बहुत बड़ा जबरदस्त आईनी बहरान पैदा हो जाता, उसको टालने के लिए, पाकिस्तान के लोगों को मजीद मुसीबतों से बचाने के लिए हमसे तावन किया है। हम इत्तेहादी नहीं है, हम उनकी गवर्नमेंट में हुकूमत में शरीक नहीं है। मेरा मौलाना बख्श साहब फिर सवाल मुख्तलिफ हो जाता है। चले, जिनके साथ आपने ताउन किया है, आपका किया गया ताउन अवाम पे भारी तो नहीं पड़ रहा? मेरे ख्याल में हमने निज़ाम को बचाने के लिए, जमहूरियत के सफर को आगे लेके जाने के लिए जो हिमायत की है, जमहूरियत की हिमायत अवाम पर बोझ नहीं बनती। लेकिन उसकी हिमायत के नतीजे में अगर कोई हुकूमत आए
और गलत पॉलिसी अख्तियार करे तो बोझ पड़ भी सकता है। तो क्या आप क्या समझते हैं, इस वक्त अवाम पर बोझ है या नहीं? अवाम पर बिजली बोझ है, अवाम पर भूख बोझ है, अवाम पर महंगाई बोझ है। कितनी आपको चीजें बताऊं। जब इदारे गैर मौसर हो जाएंगे तो मुल्क के हर आदमी पर बोझ पड़ेगा। और ये जो कर्जे पे कर्जे लेके चल रहा है, ये पूरा मुल्क कर्जे पे चल रहा है फिलहाल। तो बोझ तो होगा। हर मोबे वतन पाकिस्तानी चाहता है कर्जों से भी निजात हो, लोगों गरीबों को महंगाई से निजात मिले। और जो बिजली का बहरान है, आप बिल तो देखें बिजली के यार, महंगाई तो देखें, ये बोझ है। ये कोई अच्छा माहौल नहीं है, लोग मुतमिन नहीं है। हर रोज लोग नींद से उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं कि कोई अच्छी खबर आए, टीवी देखते हैं कोई अच्छी सुनने की बात मिले, लेकिन बदकिस्मती से नहीं मिल रही। मैं समझता हूं शायद हुकूमत तो संजीदा होगी मसाइल हल करने में, लेकिन उनके अख्तियार में नहीं है या उनके काबिलियत उनमें नहीं है। मैं कुछ कह नहीं सकता उनके मुताबिक। अच्छा, ये मौला बख्शांडी साहब, सर जब आप अभी शशोपंज में हैं कि इख्तियार में हैं या नहीं हैं, तो फिर आप किसी दूसरे से एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि वो इन्हें समझे कि ये इख्तियार में है? देखिए, मैं किसी पे जबर नहीं कर रहा कि वो मेरी राय के साथ मुत्तफिक हो। आपने एक बड़े प्यार से सवाल पूछा, मैंने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया। अगर हम ईमानदारी से बात नहीं करेंगे तो भी मसाइल बढ़ जाएंगे। मैंने आसान बात की है ये कि अख्तियार है तो इस्तेमाल करें, लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करें, लोगों को सुकून मुयस्सर हो। लोगों को सुकून होगा तो मुल्क में भी सुकून होगा। लोग बेचैन होंगे तो हुकूमत तजब्जुब का शिकार होगी, तो यार मसाइल तो बढ़ जाएंगे। मैंने अच्छा मशवरा दिया है, इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं की। अच्छा मौलाना बख्शांडी साहब, मंजूर बसांत साहब को अक्सर जो ख्वाब आते हैं वो उसका कोई ना कोई नतीजा निकल आता है। उन्हें फिर ख्वाब आया और ख्वाब में यह है कि 2 माह के अंदर अंदर असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं। मंजूर बसांत साहब का, मौलाना बख्शांडी साहब आपकी तरफ आने से पहले उन्होंने जो कहा है वो ज़रा सुनवा देते हैं ताकि क्लैरिटी ज़्यादा हो जाए। मंजूर बसांत साहब ने क्या कहा है वो ज़रा मुलाहिजा करें। सियासतदानों को खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे हालात में मैं तो अच्छे दिन नज़र मुझे नहीं आए। टकराव होगा इदारों का, जुडिशरी का, सियासतदानों का। आने वाला वक्त मुझे बता रहा है कि कोई ऐसा भी वक्त आएगा कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये वक्त ऐसे आ रहा है कि फिर दोबारा न सफाई हो जाए। ऐसा वक्त आ रहा है कि दोबारा न सफाई हो जाए। और इसी बात पे तवाल जो है वो राना साहब पहले दे चुके हैं कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। मौला बख्शांडी साहब, आप मुझसे पूछ रहे, मैं बताऊं आपको। जी, मेरा ख्याल है मंजूर बसांत साहब की बात को आप सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे आपको उनका एक नया कोई नुक्ता जहन में आएगा। उन्होंने बड़ी दानिशमंदी की बात की है, बड़ी संजीदगी की बात की है। मैं इसको इल्म नजूम मानता ही नहीं, इस बात को। वैसे तो वो बहुत बड़े नजूम ही हैं, पेशन गोइयां करते हैं, लेकिन ये जो बात है ये तो सीधी सादी दानिशवरी की बात है। अब आप उनको दोबारा सुनेंगे, आपको कई नुकात नजर आएंगे कि अगर हम नहीं बनेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, सियासतदान बैठेंगे नहीं, तो मुल्क के लिए बुरे दिन आएंगे ना। इसमें क्या बात है। मैं इनको आगे नहीं देखता, वो भी सही बात है। जब मसाइल हुक्मरान नहीं हल करेंगे, आपोजिशन जो बैठी है वो संजीदा नहीं बनेगी मुल्क के लोगों को बचाने के लिए, तो बहरान तो बढ़ रहा है। और जो हालात चल रहे हैं उसमें तो मंजूर बसांत साहब 100% सही है कि मुझे अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। अच्छे दिन नजर आएंगे इंशाल्लाह, अगर हुकूमत और आपोजिशन बैठकर कोई संजीदगी से पाकिस्तान के लोगों की जान छुड़ाना चाहते हैं अजाबों में से, तो बेहतर हो सकता है। अच्छा, कमेटियों में ये इकट्ठे बैठ के हैं, बाकी जगहों पर ये इकट्ठे बैठ के हैं। आसफ अली जरदारी साहब का हमेशा से एक रोल होता था कि चाहे जो मर्जी कोई कहे, वो लगे रहते थे और कोई ना कोई बुला कर बात गुफ्तगू शनीद होती रहती थी। जरदारी साहब कुछ करने जा रहे हैं कि अभी जरदारी साहब कुछ इंतज़ार करेंगे? जरदारी साहब को कोई मौका दे या न दे, वो एक इस मुल्क के मोहबे वतन कौम परस्त कायद बनकर खुद ही मसाइल के हल पेश कर देते हैं। अब ये तो उन लोगों पर है, जिम्मेदारों पर, कि उस बात को लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन यहां मैं जो मसला समझता हूं कि जरदारी साहब अपनी बात में संजीदा है, वो इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं और निकाल भी वही लेंगे, क्योंकि वो पार्टियों के अंदर महदूद सोच के मालिक नहीं है। वो वसी सोच रखते हैं कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए। लेकिन
जिस हुकूमत पर इन्हिसार है बातचीत का, जब वो खुद ही ऐलान कर दे कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो जरदारी साहब क्या कर सकते हैं? अभी आप इंटरव्यू लेना ही नहीं है तो मैं आपको लाठी मारूंगा। एक अदब से फिर यासिर साहब सवाल करेंगे, किस तरह ये तो दोनों तरफ से चल रही है ना। राना सनाउल्लाह साहब अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि ये इस बात जहन से निकाल दें कि हम उन्हें माफ़ करेंगे, अब हमारी उनके साथ लड़ाई है, वो ना कोई तवक्को रखे कि हम किसी सूरत में उसे माफ़ करेंगे। ऑन रिकॉर्ड वो टीवी में कहते हैं, तो किस तरह फिर मुज़ाकरात के रास्ते खुलेंगे? राना सनाउल्लाह साहब हुकूमती वजीर हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इस मौक़िफ़ का हामी नहीं हूं। सनाउल्लाह साहब बड़े दानिशमंद आदमी हैं, बहुत अक्लमंद आदमी हैं, लेकिन ये एक हिकमत अमली भी है जो मैं समझता हूं। एक काबिल वजीर और बातमाद वजीर और साहिब अख्तियार वजीर अगर उनकी जो कड़वी बातें हैं उनका जवाब नहीं देंगे तो क्या कहेंगे कि हम झाड़ू दे दिए खान साहब के घर के आगे? उनको ऐसा ही स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं हुकूमत के वज़रा, हम उनके मददगार सब इस हिमायत में है कि खान साहब बात करें, लेकिन खान साहब बात नहीं करते हैं, नफरत आमेज तबसरा करते हैं, बेइज्जत करने वाला जुमला बोल देते हैं, तो कौन बात करेगा? इज्जत तो हर किसी को प्यारी है, सियासत अपनी जगह पर, हुकूमत अपनी जगह पर, लेकिन शख्सी की इज्जत भी तो एहतराम किया जाता है। खान साहब के हमले ही इज्जत पर होते हैं। ओ यूं ये क्या करते हैं आप? इनसे मैं नहीं बोलूंगा, इनसे नहीं करूंगा। भाई आपसे कौन कर रहा है? नहीं करे। हम तो पाकिस्तान की खातिर हमारे कायदीन और सियासी पार्टियां कहती है बात करेंगे। अब आप अचकज़ई साहब को आगे भी करें, फिर रोक भी दें, फिर वो उनको अख्तियार भी नहीं दें, फिर उनको लिए हुदूद का तयन कर लें, इससे बात होगी, इससे नहीं होगी। ऐसे मसाइल हल नहीं होंगे। मेरे पास मियां साहब के ज़माने का एक मिसाल है, जब पेशावर पे हमला हुआ, हम सख्त इख्तिलाफात में थे। आपको पता है पीपल्स पार्टी के रहनुमा रोते हुए गए पार्लियामेंट में और रोते रोते कहा हम हिमायत करते हैं पेशावर वाले मामले पे नवाज शरीफ की, हम फौजी कोर्टों की हिमायत करते। यार ये लीडर होते हैं ना, आप गालियां देते हो, बिलावल साहब कहते नहीं जमहूरियत की खातिर हम बात करेंगे। आप जातियात में बोलते हो, बिलावल साहब कहते नहीं मुझे मना किया बिलावल साहब ने। आप उनकी तीसरी शादी पे कभी तबसरा नहीं करेंगे, वो उनका जाती मामला। यार ये शराफत की तरबियत तो ये है, सियासी तरबियत तो ये होती है। आप सियासी तरबियत ही नहीं है, आप सियासतदान हैं ही नहीं। आज तक खिलाड़ी मेरे लिए मोहतरम है, मैं खिलाड़ी को कम नहीं समझता, वो हमारे फख्र है, लेकिन सियासतदान की हैसियत में आप सियासी रहनुमा वाली जिम्मेदारी निभाए ना। अभी भी वही क्रिकेट के हवाले, क्रिकेट की बातें, ऐसे नहीं चलेगा। खान साहब आपको मुल्क दोबारा मिल भी जाए, आप दोबारा उस बहरान में पाकिस्तान को मुब्तला करेंगे जिससे वो छूटे थे। अच्छा मौला बख्श चांडिल साहब, ये बताइए, बहुत सारे रहनुमा, ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कुछ हुकूमत वक्त से, यानी हुकूमत वक्त से ख्वाजा आसिफ साहब ने बांग्लादेश के मामले को जो है वो खान साहब की एक पुरानी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि खान साहब ये देख लें मकाफात अमल है। पीटीआई वाले कहते हैं कि ये मकाफात अमल आपके साथ होगा। शाहिद खान अब्बासी साहब ने आज ये कह दिया कि वहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल थी तो उससे सबक हासिल करना चाहिए। आप समझते हैं कि वो मामला और ये पाकिस्तान के हालात ये आपस में मुमासलत रखते हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहां जिसको फायदा अपना नजर आता है या अपनी बढ़ाई देखता है, वो उस वाक्य को, उस बात को, जुमले को अपने हक में इस्तेमाल कर देते हैं। खान साहब तो अभी अकेली पार्टी हैं, अकेले कायद हैं, उनको हक है, वो अभी वज़ीर-ए-आज़म बन कर उतर गए हैं, तो वो जो राय रखेंगे उनकी तो वज़ीर-ए-आज़म की राय होती है, तो उन पर तो मैं तबसरा करता नहीं, मुन्ना में जो उतना कोई ताल्लुक है उनसे कि मैं उनको क्या समझूं। जहां तक ताल्लुक है खान साहब का, वो खान साहब आजकल मिसालें देते थे, मुजीब रहमान। आप तसव्वुर करें आप कैसे मिसालें दे रहे हैं, बताएं तो सही। मुजीब रहमान के वाकया और हादसा कोई मामूली हादसा नहीं है पाकिस्तान के लिए। आप क्या इरादा रखते हैं पाकिस्तान के लिए? मुझे वतन लोग आपसे पूछते हैं, जो मुहाफिज है पाकिस्तान के, वो सोचते हैं कि खान साहब क्या सोचते हैं। यही मौला बख्श चांडिल साहब, यही बात तो 3 दफा मियां नवाज शरीफ भी कर चुके हैं अपनी तकारीर में मुजीबुर रहमान के हवाले से। देखिए मैं बताऊं, हर आदमी जब तकलीफ में आता है
तो अपने लिए वो बातें तजवीज़ करता है, मिसालें देता है जिसमें उसकी इज्जत हो, उसके मौक़िफ़ की बड़ाई हो। लेकिन बांग्लादेश के हालात और पाकिस्तान के हालात एक से नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। अवाम के हवाले से भी, हुक्मरान के हवाले से भी पाकिस्तान बहुत अजीज होने भी नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल है। मेरा एक आखिरी सवाल अभी बांग्लादेश का माहौल और हमारा यासर साहब करेंगे। मौजूदा हुकूमत से आपने खुद का बिजली, गैस, टैक्स हर चीज़ है, तो क्या बिलावल साहब को मौका नहीं मिलना चाहिए बतौर वज़ीर आज़म? आप मुस्लिम लीग नून को चाहिए उनको मौका दें ताकि वो आके इस मुल्क के हालात को बेहतर कर सके। पीपल्स पार्टी तो अवामी नफ्स को जानती है ना। जहां तक ताल्लुक है हुकूमत मौका दे, इस पर मैं राय ज़री नहीं कर सकता। जहां तक ताल्लुक है बिलावल साहब वज़ीर आज़म बने, ये तो तमाम पीपल्स पार्टी कारकुनों का ख्वाब है कि हम इनको भी अपनी वालिदा के मनसब पर बैठे देखें, अपने नाना की तरह। और ये भी मैं कहता हूं, सिर्फ नस्बतों से हम नहीं उनको देख रहे हैं, उनकी सलाहियतों की वजह देख रहे हैं। और मैं एतराफ़ करता हूं, एहतराम करता हूं, कबूल करता हूं, बिलावल साहब अपने नाना और अजीम नाना और वालदा की तरह एक सच्चे मोहब्बे वतन पाकिस्तानी, कौमपरस्त पाकिस्तानी रहनुमा है। लिहाजा उनको इंशाल्लाह मौका आज नहीं तो कल देंगे। मैं आपको एक बात करके जुमला खत्म करना चाहता हूं, फिर आप सवाल भले पूछिए। बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बिलावल भुट्टो साहब जमहूरियत और पीपल्स पार्टी के दुश्मनों के खौफ का नया नाम है। इनको फतेह मिलनी है, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह बिलावल साहब ही होंगे। फतह मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पार्टीज़ के दुश्मनों की बजाय मुल्क के दुश्मनों का कला कमा होना चाहिए और अवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम को मिलकर फैसला करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौला बख्श साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।